परेश बरुआ इनका वो कमांडर इन चीफ था। अभी भी है परेश बरुआ? हाँ हाँ है अभी, बाकी काफ़ी कुछ लोग तो सरेंडर कर दिए। अच्छा। तो इसके बाद बस ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ, इसके 10-15 दिन बाद ही हमारी मतलब बटालियन बंगाल बॉर्डर पर आ गई। 43 बटालियन थी, बटालियन का नाम 43 था, और ये कृष्णा नगर में आकर के तैनात हुई। तो वहाँ मैं 5-6 महीने रहा, वहाँ ज़बरदस्त स्मगलिंग घुसपैठ ये था, तो काफ़ी कुछ काम करा वहाँ पर, रोकने का प्रयास करा, पर तब तक श्रीनगर में बहुत बुरा हाल हो गया था। तो श्रीनगर में हमारी पोस्टिंग मेरी 80 बटालियन में भटमालू और लाल चौक में तैनात थी, उसमें मुझे लगा दिया गया। कब की बात है? ये है 93 की, 94 से 96 तक मैं वहाँ रहा। पंजाब में जब आतंकवाद लगभग फेल हो गया और पाकिस्तान को लगा कि उसके इरादे मतलब मंसूबे क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि बीएसएफ ने बड़ा अच्छा कार्य करते हुए बॉर्डर पे फेंसिंग हो गई, जो घुसपैठ होती थी बॉर्डर से वो ऑलमोस्ट कम कर दी गई, और केपीएस गिल और सीआरपीएफ ने मिलकर के वहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन, और बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यदि बॉर्डर सील नहीं होती तो मेरे ख्याल से कभी भी आतंक मतलब जो था पंजाब का सेपरेटिस्ट का जो मुहिम थी वो कभी खत्म नहीं होती। केपीएस गिल जो कौन सी बॉर्डर थी वो? पंजाब बॉर्डर, पूरी पंजाब बॉर्डर पे पहले फेंसिंग नहीं किया, पूरे फेंसिंग वाघा, अमृतसर वाघा, पूरी पंजाब में वाघा तो एक मतलब अटारी कहलाता है, पाकिस्तान में उसे वाघा कहते हैं, अटारी है अपना इंडियन नाम। मैं गुरदासपुर में भी 2 साल डीआईजी रहा, मतलब डीआईजी वो बहुत पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ड्रग्स आप लोग देख रहे होंगे, अपने गंगानगर तक अभी प्रभावित होने लग गया है ड्रोन के थ्रू, हथियार और हेरोइन, मतलब मैंने 2 साल डीआईजी रहा तो करीब 300 केजी हेरोइन पकड़ी, 5 करोड़ रुपए तकरीबन पर केजी है, तो 300 केजी का मतलब 1,500 करोड़ से ज़्यादा की हेरोइन पकड़ी, और कोई 4-5 AK-47 होंगी, और ज़बरदस्त रूप से वहाँ मुहिम चलाई, मतलब ऑलमोस्ट कम से कम 50-60 ड्रोन गिराए होंगे मेरे रहते रहते ड्रोन, और अपराधी पकड़े जो इनमें इन्वॉल्व थे। सैंड माफिया वहाँ बहुत था, वो हमने पूरा बंद करा दिया, और उसके कारण मेरी वहाँ से पोस्टिंग कर दी गई आउट ऑफ सडन। मतलब इतना वहाँ पे कई तरह के उल्टे काम होते हैं, मतलब कभी मैं बताऊंगा कि मतलब सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। आउट ऑफ सडन मेरी पोस्टिंग जम्मू में कर दी, मतलब काम जबकि इतना सही चल रहा था वहाँ पे, शायद बहुत बड़ा मतलब उसका इम्पैक्ट रहता, और लोग बाग भी अप्रिशिएट करने लग गए थे उस पूरे एरिया के, यार वास्तव में, क्योंकि मैं खुद ही एज ए डीआईजी होकर के जवानों के साथ लगातार चेकिंग करना, एम्बुश करना, बॉर्डर पर खुद नाके लगाना, बड़ी ज़बरदस्त मतलब रूप से पीछे पड़े हुए थे। तो ये तो खैर एक दूसरी बात है, बहुत बात की। तो फिर मैं आ गया श्रीनगर में। तो श्रीनगर में जो भटमालू एरिया था वो ज़बरदस्त मिनी पाकिस्तान कहलाता था, और आप समझ लीजिए 1500 मिलिटेंट वहाँ पे हमेशा रहते थे। जब भटमालू में कभी कॉर्डन करना पड़ता था उनको फ्लश आउट करने के लिए, तो कई आर्मी की बटालियनें तो वहाँ घेरा लगाती थी, और फिर कई बटालियनें बीएसएफ की मतलब वहाँ अंदर घुस करके हर मकान की सर्च और वो करती थी, मतलब हर घर में घुस करके। और वहाँ पे क्या मकान बहुत क्लोज डेंस पॉपुलेशन है, जैसे आप अपने घंटा घर या बिल्कुल एकदम इस तरह के देखेंगे ना जो मकबरा एरिया में, पतली पतली गलियाँ, बड़े बड़े रोड, और कुछ पता नहीं लगेगा मतलब कि कौन क्या है। तो ऐसे जगह में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल रहता है। और जो भटमालू एरिया था, जब इंसर्जेंसी शुरू हुई, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हाजी ग्रुप कहलाता था ये, HAJY। तो H से हमीद शेख, J से जावेद मीर, और A से एहसानडर, J से जावेद मीर, और Y से यासीन मलिक। यासीन मलिक जिसका अभी चल रहा है इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों का जो तिहाड़ जेल में बंदे, ये 4 लड़के कहते हैं, गए तो और भी होंगे, पर ये 4 लड़के कहते हैं पहली बार पाकिस्तान गए थे। तो इसमें जो हमीद शेख था, इसको रिहा कराने के लिए बीएसएफ ने ही पकड़ा था, सीमा सुरक्षा बल ने इसे, और बाद में सीमा सुरक्षा बल ने इसे मार गिरा। ये JKLF ही सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, बाकी जितनी निकले हैं ना ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब बाद में बने। पाकिस्तान ने बहुत सारे ग्रुप क्रिएट करे,
ताकि एक ग्रुप की मोनोपोली नहीं रह जाए। उसके पीछे कारण ये था कर तो वो सभी को सपोर्ट रहा था, पर उसको पता है कोई ग्रुप कभी गवर्नमेंट से मिल गया या उसने कोई इस तरह का उसके इंटरेस्ट के खिलाफ, तो उसने कई ग्रुप क्रिएट कर दिए। तो ये हमीद शेख था, ये JKLF का पहला मिलिट्री कमांडर था, तो ये उस बटमालू का ही रहने वाला था, बटमालू का ही रहने वाला था, और इसके बाप का नाम था कबीर शेख। तो मेरी जब बटमालू में तैनाती हुई तो मैंने भी वहाँ भयावह स्थिति देखी। तो हमने अपना जो काम करने की स्टाइल थी, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो इतना डर पैदा कर दिया कि वहाँ पे लोग बाग, मतलब कोई 150 से ज़्यादा हमने वहाँ पे डंप तोड़े। जैसे टनल होती है ना, गाजा में अभी लड़ाई चल रही है तो टनल बना रखी है, अभी अपने जम्मू में टनल का बहुत बड़ा खतरा है, इस तरह वहाँ पे मकानों में डंप बनाए हुए थे। क्योंकि इतना जब हम घेरा लगा के घरों की सर्च करते तो एक भी मिलिटेंट नहीं मिलता, और इतना फायर होता था जब हम अंदर घुसते, तो कम से कम मतलब एक साल में हमारी बटालियन में मेरे ख्याल से 80-90 से ज़्यादा कैजुअलिटी होगी, मतलब इंजर्ड और डेथ। इतना बुरा हाल था, मतलब शाम को 5 बजे के बाद तो ऐसा लगता था पूरे श्रीनगर में दिवाली होने लग गई। ये साल कौन सा बता रहे हो आप जो है? ये साल कौन सा बता रहे हो? वर्ष मैं बता रहा हूँ 94, पर उससे पहले ही शुरू हो गया था, 92-93 से हो गया था, और 94 आते आते तो पीक पे आ गया था। मतलब हजारों आदमी इनके समर्थन में निकल रहे हैं, आप कहीं भी जाओ तो 10-20 हजार आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, महिलाएं हो जाती है, आपको बढ़ने नहीं देंगे। शायद उस इलाके में शाम को जाने भी नहीं देते पर्यटकों को। हाँ नहीं अब तो अभी है, उस समय तो पर्यटक क्या सभी भाग गए थे। अभी भी हाँ, कश्मीरी बेचारे पंडित थे, वहाँ करण नगर में हमारा हेडक्वार्टर था, हमने देखा वहाँ पे कैसे दुर्दशा के बड़े बड़े मकान ऐसे जैसे अपना घर है, लोग बाग थाली और प्लेटें छोड़ करके भगे हुए, मतलब आप जाके देख सकते हो थालियों में खाना है, कैसे भगे होंगे। जो अपन सुनते हैं जो वो सही बात है, हमने देखा वो सैकड़ों मकान वहाँ खाली पड़े हुए थे, कोई उनमें रहने, जले हुए मकान, और उनके जो हाल देखो, सोफों में तो आग लगा रखी है, जगह जगह पे, मतलब बुरा हाल हो रखा है। तो मैंने सोचा ये मिलिटेंट रहते कहाँ। फिर हमने जब बहुत दिमाग पकड़ने लगे लड़कों, तो पकड़ने लगे तो वो बताते थे साहब कहाँ हैं कैसे। तो क्या करते थे वहाँ लकड़ी का बहुत काम है मकान, तो जैसे दीवारें भी आपको ऐसा लगेगा लकड़ी की, तो दीवार आपको लगेगी दीवार बनी हुई है, पर बेसिकली उसमें बीच में रास्ते रहते थे लकड़ी से बंद करे हुए, उसके बीच में स्पेस रहता था, मतलब जैसे दीवार के बीच में स्पेस क्रिएट कर दिया, अब आपको लगेगा वो पूरी दीवार है। अब इतने बड़े मकान में कौन सी जगह पे ऐसी स्पेस है 8 फीट की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब सर्च होती थी तो 10 साल से नीचे के और 60 साल से ऊपर के लोगों को घर पे रहने देते थे लेडीज के साथ, तो वो मिलिटेंट है उनमें ही घुस जाते थे। जैसे कमोड है, अब कमोड में या उसमें कौन आप देखोगे, और वो कमोड को ऐसे फिट करा रहता था, यदि आप कमोड को बाहर करें तो नीचे पता पड़ा कि पूरा उन्होंने एक पैगाना ही बनाया हुआ, वो गाय जहाँ बांधते हैं उसमें आप जाकर के गोबर वोबर और वो पड़ा हुआ है, और यदि आप उसको ढंग से साफ करें तो पता पड़ा लकड़ी है अंदर, और लकड़ी को निकालो तो नीचे तहखाना है। सीढ़ी पे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी ऐसे बनी हुई है कि उसका यदि लकड़ी का पट्टा एक हटाओ तो नीचे आपको, इसी तरह छत में लकड़ी का काम है सारा। अब वो पूरे घर में और इतने हजारों घरों में एक या दो में ऐसे में होता। तो हमने वहाँ पे जब ढूंढना शुरू करा तो वो तो मतलब लोगों में, मतलब मेरे को पता लगने लग गया देख करके कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो कोई 150 हमने डंप तोड़े, डंप कहलाते थे इस तरह, तो लोगों ने अपने आप ही तोड़ने शुरू कर दिए। तो अल जिहाद का एक अख्तर चाचा करके वहाँ बहुत बड़ा मिलिटेंट था, उसे हमने एक एनकाउंटर में मार दिया, और कम से कम 150 में से ज़्यादा मैंने मिलिटेंट पकड़े, और भी मरे, पर ये तो पर्सनली मेरे द्वारा मारा गया। और ये हमीद शेख का जो एक जीजा था उसको पकड़ा हमने, वो बटमालू कोऑर्डिनेशन कमेटी कहलाती थी, बिलावल उसका नाम था, मोहम्मद बिलावल या ऐसे, कोई 10 AK-47 उससे रिकवर हुई। तो जो इस हमीद शेख का बाप है, मतलब इस हमीद शेख रूबिया सईद थी ना, महबूब इसकी मुफ्ती की लड़की, हाँ। इस हमीद शेख को रिलीज कराने के लिए उसको किडनैप किया था उसने। तो कबीर शेख मुझे कहता था कि सर आपकी आंख में कोई जादू है, मतलब जिन मिलिटेंटों को आप चिड़ियाओं की तरह पकड़ रहे हो, चूहों की तरह पकड़ रहे हो, इन्होंने मतलब सैकड़ों फोर्स के लोगों को मारा या इंजर्ड करा हुआ, और आप
आपकी तरफ ये कैसे खींचे चले आते हैं, मतलब खुद ही ऐसा लगने लगा है लोगों को कि आप इनको कोई मतलब सम्मोहित करके बुलाते हो भाई, इतना मतलब वो लोगों में एक फियर। और मिलिटेंटों ने वहाँ मेरी गाड़ी के अंदर ही ग्रेनेड डाल दिया। मतलब मैं जा रहा था पेट्रोलिंग करते हुए, तो मेरे जवान पीछे खड़े रहते थे, आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार वो जवान पीछे खड़े रहते हैं, तो मैंने मना कर रखा था मत खड़े रहा करो, कोई तुम्हारे बीच में से कोई गड़बड़ कर देगा, और उत्साह रहता है, हिम्मत ही रहता है। तो भीड़ भाड़ थी बहुत वाली, दादर खान नाम की जगह थी, तो ग्रेनेड ही अंदर डाल दिया। अब आप सोचो इतनी सी गाड़ी में ग्रेनेड अंदर आगे पड़ गया, मेरे 4 जवानों की टांगें उड़ गई, और कुछ भगवान का चमत्कार रहता था, मैं और मेरे ड्राइवर की लगी हुई। तो ये हमीद शेख का जो जीजा था, इसको हमने पकड़ा, पर और इसको हम चाहते तो एनकाउंटर में पकड़ा गया, पर मैंने वहाँ पे मतलब लोगों को मतलब चाहते तो बहुत आसानी से उनका एनकाउंटर कर सकते थे, इतने मिलिटेंट पकड़ना विद वेपन मतलब, और वहाँ तो कोई ऐसा कोई दया धर्म का बहुत ज़्यादा काम नहीं था, और जब आप पे जो अटैक कर रहे हैं उनको आप पकड़ो विद वेपन, तो लोगों में क्रेडिबिलिटी बहुत हो गई कि यार ये साहब है तो बहुत तगड़ा, पर ये मारता नहीं, मारेगा नहीं। तो इस तरह से वहाँ पे मैंने जो मतलब 3 साल रहा, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, भटमालू और लाल चौक में मिलिटेंसी ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल नगण्य के बराबर कर दी, मतलब जो इनका मिनी पाकिस्तान कहलाता था। और मिलिटेंटों ने कोई ये जो बाद में लश्कर तोयबा इनमें कन्वर्ट हुए ये, और इन्होंने मेरे ऊपर 5 लाख के पोस्टर लगा दिए कि जो भी प्रभाकर जोशी को मार देगा इसको हम इतना रुपए का रिवार्ड देंगे। सर अभी एक फिल्म देखी मैंने, नाम बोल ग्राउंड जीरो देखी होगी। ग्राउंड जीरो, वो प्रभाकर जो इसमें NND दुबे थे, वो हमारे अधिकारी थे, मेरे सीनियर बैच के। तो गाजी बाबा जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, तो वो मिलिटेंट मारा गया था, तो उनको कीर्ति चक्र मिला, उसमें एक अपने उदयपुर के अधिकारी है NND त्रिवेदी, उनको भी प्रेसिडेंट मेडल मिला। पर ये किस्मत की बात है, मतलब एक मिलिटेंट मरा था वो, और इतने तो हमने तो बहुत मतलब 100 मिलिटेंट इतने। तो इसके बाद मैं आ गया तुरा में। तुरा से मैं रहे थोड़े दिन वहाँ, स्मगलिंग ये छोटी मोटी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी मेघालय में। उसके बाद मैं फिर लोअर आसाम में आ गया। चांद की बात है, मेरी पोस्टिंग 80 बटालियन में हो गई। श्रीनगर में ये 81 थी, शुरू में 43, फिर 81, फिर मैं 80 बटालियन में आ गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो लोगों ने यही कहा कि साहब यहाँ पे मिलिटेंट ये दोनों थे वहाँ, उल्फा भी था और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड कहलाता था, NDFB। बाद में उसे बोडो सिक्योरिटी फोर्स भी कहते थे, BSF नाम आ जाता था, तो लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते थे कि यार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी ऐसे, तो BDSF कहलाता था, बोडो अभी भी है वो। वैसे गवर्नमेंट ने भी वो नेगोशिएशन करके ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में वो ऑलमोस्ट नेगोशिएशन करके खत्म हो गया वो ऑर्गेनाइजेशन। एक सेकंड। हाँ नीति, अब हो गई बात, हो गई तुम्हारी बात, हो गई क्या तेरी अंकल से? कितने बजे आ रही है गाड़ी? ठीक है, मैं तेरे को करता हूँ अभी थोड़ी देर में। कोटा के लिए चलेगी, तो सॉरी। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मिलिटेंटों का बड़ा था, वहाँ आर्मी की भी एक डिवीजन से ज़्यादा तैनात रही होगी, और BSF की 5-6 बटालियन थी, और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अचीवमेंट थे। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो DIG और जो मेरे कमांडेंट थे, उन्होंने कहा यार प्रभाकर तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, यहाँ कुछ करो तो फिर पता लगे, तब हमें मतलब हम माने। तो मैंने कहा अच्छा, मेरी वाइफ थी वो ये पहले राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है ना, RCD, इसमें असिस्टेंट मैनेजर थी। पर इसकी और मेरी नौकरी ऐसी थी कि इसकी नौकरी समझो मतलब दुर्भाग्य से छोड़नी पड़ी, मतलब असिस्टेंट मैनेजर थी, हमारे ये स्केल में थी। तो मैंने कहा सर मैं तो मतलब शादी तो कर लिया हूँ, पर बीवी की नौकरी भी छूट गई है, तो साथ भी नहीं रह पाते, तो गृह युद्ध भी कई बार हो जाता है।
नौकरी तो छुड़ा दी है, क्या करके साथ रहेंगे, पर साथ रह नहीं पाते। तो मैंने कहा सर मैं ऑपरेशन कर दूंगा तो मुझे गुवाहाटी में रहना। तो गुवाहाटी में हमारा हेडक्वार्टर था, पर वो सब ने कहा नहीं नहीं तुम ऑपरेशन करो। तो वहाँ एक बरपेटा, भवानीपुर नाम की एक जगह बरपेटा में, वहाँ हमारा हेडक्वार्टर था। टेक हेडक्वार्टर कहलाता है, टैक्टिकल हेडक्वार्टर। एक मैन हेडक्वार्टर गुवाहाटी, एक वहाँ पे, उसके बाद एक बरपेटा जगह, वहाँ पे मुझे तैनात कर दिया गया। तो चांस की बात है कि इस वाले केस में मुझे फिर गारंटी मेडल मिला। तो इसमें मैं ऐसे ही एरिया में फिर घूमने लग गया। भूटान बॉर्डर, वहाँ भूटान बॉर्डर है, और मिलिटेंट मतलब मुझे पता लगा कि रात के समय 7-8 बजता है तब गाँव में आ जाते हैं नज़दीक, और खा पी करके और रात भर गाँव में रह के सुबह वापस जंगलों में। तो असंभव है पकड़ना। 95 पे लगे है 95 ये बात हो गई नहीं, 96 तक तो मैं श्रीनगर ही रहा। ये बात है 97 98 की, 98 की। तो मैं घूमने लगा एरिया में। अब चांस की बात है, मेरे पास एक दिन एक बंदा आ गया ऐसे ही। तो वो मुझे कहने लगा, मतलब उसने संतरी को कहा होगा मैं साहब से मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई मिला दो, कौन है। तो मैंने देखा टूटा फूटा था, कोई प्रेशर टाइप लड़का था, 25-1 साल का। मैंने कहा बोल भाई कैसे आया। तो कहने लगा साहब जहाँ मैं था जिस लोकेशन पे, उससे कोई 25 किलोमीटर दूर एक जगह बताई। तो कहने लगा साहब, मैंने तो उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कहाँ मिलिटेंट रहते हैं, कहाँ से तू आया, तूने कभी देखे हैं क्या। क्योंकि वो कह रहा था मैं गाँव भैंस चराने वहाँ दूर दूर तक खेत में जाता हूँ, भूटान में भी जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगा नहीं, उसने शुरू में नहीं बताया। उसने शुरू में यही बताया कि मैं इस तरह से जाता हूँ, और उन जगहों पर कभी कभी मैंने मूवमेंट देखा है, मिलिटेंट देखे हैं। तो मैंने उससे कहा ठीक है तू कभी आना, तेरे को लेकर के चलेंगे। 10-20-50 रुपए उसको दे दिए। अब वो बंदा 10-15 दिन बाद एक दिन आ गया मेरे पास, और बड़ा रोते हुए आया। मैंने कहा क्या हो गया, बड़ा घबराया हुआ कि सर मेरे दूध के पैसे भी नहीं दिए, कहीं 30-40 किलोमीटर, और सर मुझे पिस्टल दिखा दी, और इस तरह से मुझे मार पीट करके भगा दिया किसी बंदे ने। तो मैंने कहा ये जगह जहाँ तूने बताए थे मिलिटेंट देखे, उससे कितनी दूर है। कहने लगा सर उससे तो ये 10-15 किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर। तो मैंने कहा चल अपन चलेंगे। मैंने कहा तूने पिस्टल देखी, सही कह रहा है, यहाँ साहब मैं जानता है पिस्टल कैसी होती है, यहाँ साहब जानता है। मिलिटेंटों ने भी मुझे दिखाई दी, मुझे पीटा भी था। फिर कहने लगा साहब मिलिटेंट, मुझे थोड़ा खुला ना मेरे से। तो कहने लगा सर मिलिटेंट मेरे से ना, मेरी 2 भैंसें मेरे सामने छीन करके काट के खा गए। उसके मन में ये गृहस्थी, मतलब ये छोटी छोटी चीज है जो आप मतलब वो आदमियों को हाँ। उत्तेजित करती है। उत्तेजित करती है। मतलब वो उसके दिल में, तब तो बेचारे ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में थी। अब उसे लगा यार इसको साहब को बताने से कभी हो सकता है बदले की है। पर जब मैंने उसका विश्वास गेन करा तो उसने कहा था मेरी दो भैंस खा गए मेरी, मतलब ये हुआ। वो मिलिटेंट था, वो बोडो मिलिटेंट है। तो मैंने उनसे फिर एक कहा, मैंने कहा चलेंगे, तो मैं बुलाऊंगा तुझे, तेरा घर कहाँ है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही कोई तिथि वार देख करके अपने लोगों को इकट्ठा करा, और जाने का तरीका भी इतनी दूर कैसे। तो गांव वालों से ही साइकिल ली। मैंने कहा यार तुम्हारी साइकिल है तो देते तो नहीं है, पर ली। कुछ को फुसला करके, कुछ को धमका के, तो ऐसे हम 30-35 दिन निकल गए। अब साहब हम निकले साइकिलों से, और बरसात के समय, मई जून का समय रहा होगा मेरे ख्याल से। वहाँ पे बरसात जल्दी हाँ आती है। बरसात मई, वो ये भी मई जून का। ये बात बताई मैंने, ये तो 92 की है जो आपको अभी किस्सा बताया। ये है 97 का, 97 का। ये तो गैलेंट्री मेडल है ना, इसमें हुआ तो आपकी उम्र कितनी होगी उस टाइम? 23 साल में भर्ती हुआ था। तो ये आप देख लीजिए 89 में, तो 5-6 साल और लगा लीजिए आगे। अच्छा इसमें मेरे पास ये भी है, देखिए ये जो पहले किस्सा बताया ना, तो अखबार में भी निकली हुई है, जो मैंने आपको बताया नीला निशान में या एनकाउंटर में। ये उसका, ये उस समय की रिकमेंडेशन है। तो जो एनकाउंटर में हमारे ये उस समय जो पुराना वाला था, मतलब इसमें भाग मारा
रात हो गई, रात होकर के क्या जगह का नाम मैं 1 मिनट देख लूँ, तो जगह का नाम भूल जा रहा हूँ। इस जगह का नाम इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस कितने साल में रिटायर कर देते सर? 60 साल है, 60 साल में मैं आया ना रिटायर होकर। अच्छा। तो मिलिट्री में अलग रूल है मतलब? मिलिट्री अलग है, ये तो MHA गृह, ये तो सेंट्रल पुलिस बन है। जनरली क्या है, BSF और आर्मी को लोग बाग एक ही मान लेते हैं। अलग अलग अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में BSF लड़ी है, जम्मू बॉर्डर पे हम लड़े हैं, मतलब सीमा सुरक्षा बल का था। और एक यदि रहता तो वो आर्मी लड़ रही है, हर जगह ये आ जाता भारतीय सेना लड़ रही भाई है। और सीमा सुरक्षा बल है वो गृह मंत्रालय के अंदर है, और आर्मी तो अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन है देश की सुरक्षा की। पुलिस सुरक्षा तो बॉर्डर की वही हाँ, करती है। सीमा सुरक्षा बल। मान लो प्रथम ज्यादा सुरक्षा- गड़बड़ करने लगता है ना तो BSF फिर आर्मी को सूचित कर देती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। BSF वहीं रहती है, BSF तो नहीं नहीं, कोई जैसे नहीं, BSF तो अभी करा ना हमने, ऑप सिंदूर से बड़ा क्या हो सकता है। नहीं नहीं तो BSF पूरी लड़ी है, मतलब हमने आप बिलीव नहीं करेंगे, 9 और 10 तारीख को 30,000 kg, करीब 2200 2000 या 2200 गोले HE के पाकिस्तान पर दागे। एक गोला 15 kg का होता है। 30,000 kg बारूद हमने पाकिस्तान पे गिराया। 30 टन हो गया, मतलब आप कैलकुलेशन। तो पूरी BSF लड़ी है बॉर्डर पर, जम्मू बॉर्डर पर। LC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर BSF अंडर आर्मी कंट्रोल है। वहां पर BSF और आर्मी दोनों ने मिल करके इन पर फायर करा है, मतलब पाकिस्तान की। और जो जम्मू प्लेन एरिया है, पाकिस्तान उसको डिस्प्यूटेड ही कहता है, हम तो उसको बॉर्डर कहते हैं। तो हमने पाकिस्तान की, मतलब जो उनके आतंकवादी कैंप थे, पोस्टें थी, उनके ऑब्जर्वेशन टावर थे, सब खत्म कर दिए। मैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मैंने खुद ने, मतलब BSF की तरफ से प्रेस ब्रीफ करी थी। नेशनल, पूरा नेशनल मीडिया और वो सारा मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो अब तक तो जो बताया आपने वो तो प्राथमिकी है। आप है? 7 साल है अभी तक। हाँ, ये तो मैं मतलब फील्ड में काम कर रहा था। यही तो अनुभव रहता है, जब आप फील्ड में काम करते हो तो आप आगे जाकर के, जब आप कमांडेंट बनते हो, जब DIG बनते हो, IG बनते हो, तब आप उनको अपने जो क्या आपने काम करा, यदि आप एक्चुअल ग्राउंड पे रहे हो, उसको सेम इम्प्लीमेंट करा सकते हो। अब आपको पता है आपने कहाँ गलती करी, कहाँ आपका नुकसान हुआ, तो क्यों हुआ। अब दुर्भाग्य से क्या रहता है, लोग बाग ग्राउंड पे काम नहीं करते, वो बड़े बड़े, तो वो फिर ब्लंडर होता है। अनुभव तो वही है ना, जब आप खुद करोगे तभी वो पता लगता है। मानस सेंचुरी थी, मानस गेम। खैर हम पर्टिकुलरली उस घर पे पहुंच गए जहाँ पर 4-5 और रात के बज गए 9। तो वहाँ पहुंच करके हमने, जब वो छापा मारा तो वहाँ पे कोई मिला नहीं। वो शायद कुत्ते उत्ते भौंकने लगे थे, तो लोग वहाँ भग गए या क्या हुआ। अब हम वापस भी नहीं जा सकते थे, और मिलिटेंट वाला एरिया था, तो हमने कहा यार अब क्या करें। 30-40, वो जो 25 किलोमीटर बता रहा था, वो बेसिकली 40 किलोमीटर साइकिल से चलना हो गया था। और खाने का हम शक्कर पारे ऐसे बंधा लेते थे, क्योंकि मुझे पता था 2 दिन 3 दिन 4 दिन कितना ही टाइम लग सकता है। तो मैंने कहा जवानों से, भाई तुम सब खा लो। 20-25 जवान थे मेरे साथ तकरीबन। और हमने फिर कहा यहीं पर आज रात को इधर ही इसके घर में ही आते में, कच्चे घर होते हैं, तो मैंने कहा यहीं बैठे रहो। और मच्छर हो रहे हैं, बरसात हो रही है, बुरा हाल है, तो नींद भी नहीं आ सकती, और थक इतना गए।
सुबह 3:30 बजते बजते हो जो बंदा था, मैंने उससे कहा यार तू कहाँ बता रहा था मिलिटेंट आते हैं, वो कितनी दूर है? तो उसने कहा साहब यहाँ से कोई 8 किलोमीटर होगा। तो मैंने कहा कितने बजे तक मिलिटेंट भग जाते हैं गाँव से? कहने लगा था 5:30 बजे तक तो वो अंदर चले जाते हैं जंगलों में। उस समय बज रहे थे 3:30। तो मैंने कहा ले यार ये भी आजमा ही लेते हैं है, अब यहाँ बैठे बैठे नींद भी नहीं आ रही, मच्छर भी खा रहे हैं, तो अपन करते हैं। तो मैंने 3 पार्टियां बनाई मेरी, मतलब 18 आदमी थे, 18-20। तो 3 तो पहली पार्टी में मैंने एक सब इंस्पेक्टर था कुलदीप, उसको और 3 जवानों को रखा। मैंने कहा तुम गाइड का काम करोगे, सबसे आगे चलोगे साइकिल में। दूसरे में 5 आदमी मैंने मेरे साथ लिए, मतलब उन 4 के पीछे मैं और मेरे पीछे 4 आदमी। उन 4 आदमियों का जो मेरे साथ थे 5, मैंने कहा तुम मुझे किसी हालत में नहीं छोड़ोगे, जहाँ मैं जाऊंगा तुमने ये नहीं देखना है क्या हो रहा है, बस जो मैं करूंगा उसको तुमने दिमाग लगा के मेरे आदेश पे काम करना है। आगे वाली पार्टी को मैंने कहा तुम देखते हुए चलेगा कि जब अपन जो ये गाँव बता रहा है, यदि उस गाँव में अपन घुसे और यदि तू कोई भागता हुआ किसी को देखता है या कोई मूवमेंट देखता है ऐसी जो मतलब आउट ऑफ सडन होती है, तो तू पीछे घेरा लगाएगा, मतलब दौड़ करके उस मकान जहाँ भी देखती, क्योंकि मिलिटेंट क्या है ऐसी जगहों पे लुकआउट पे रहता है, संतरी बिठा के रखते हैं, मतलब जब भी आते हैं वो बैठा रहेगा कहीं पे, तो वो देखते ही अलार्म देगा और मिलिटेंट पीछे की तरफ, और ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ वो पीछे से जंगलों में और आसानी से पहुंचते। और तीसरी पार्टी जो 10 आदमियों की थी, उसमें भी एक सब इंस्पेक्टर था। मैंने कहा भाई तेरा काम है, तू हमारी सहायता के लिए एकदम, और मुझे पता था ये सहायता नहीं कर पाएगा। ये साइकिलें जब चलती है रात में कम से कम 20-30 मीटर एक से दूसरी साइकिल में डिस्टेंस होना कम से कम। साइकिल अपन चलाएंगे, यहाँ भी चलाएंगे तो अड़ते हुए चल ही नहीं सकते रात में, कोई तेज चलाएगा कोई धीरे चलाएगा। तो मैंने कहा असली तो मुद्दा रहेगा अपना 8 जनों के बीच का ही रहेगा, जो शुरू के 4 और ये 5। तो हम साहब चल दिए वहां से, और 7-8 किलोमीटर कोई 4:30 पहली रोशनी हो रही थी, फर्स्ट रे ऑफ जो लाइट है तब आने लगी थी, हल्का हल्का दिखने लगा। तो मैंने ब्रिज पार करा लकड़ी का उस गाँव में घुसने से पहले, तो मैंने देखा वो सब इंस्पेक्टर है मेरा एकदम दौड़ लगाते देखा, साइकिल छोड़ के दौड़ रहा है, मतलब राइट हैंड पे मकान थे उनकी तरफ दौड़ रहा है। मैं समझ गया इसने कुछ ना कुछ मूवमेंट देखा है। तो मैं चिल्लाया, मैं अपने जवानों को कि एकदम, मैंने कहा यदि ये इसने मिलिटेंट को देखा है तो मिलिटेंट पीछे भाग करके या तो इधर दौड़ेगा या बिल्कुल पीछे जाएगा या ऐसे दौड़ेगा, हमारी तरफ तो आएगा नहीं, और पूरी हो सकता है वो अंदर उसके साथ ही बैठे हो। तो मैंने कहा यदि ये ऐसे सीधे जा रहा हो या ऐसे करेगा तो हम पीछे थे, तो हमने कहा इधर जा करके हम ब्लॉक कर दें। तो हमने दौड़ लगा दी था वो जवान, और हमारे पीछे वालों को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि अंधेरे में उन्होंने देख भी नहीं पाए होंगे, इतना कॉमन सेंस भी सबका काम नहीं करता। और साहब जब वो वहाँ भी ग्रोथ हुई, ग्रोथ जंगल टाइप, अब हम जब निकल के खुले में आए पीछे, तो मैंने देखा 5-6 जने आगे दौड़ रहे हैं, कोई 70-80 मीटर हमसे आगे होंगे, और वो सब इंस्पेक्टर भी मेरा मैंने देखा उनके पीछे पीछे हुआ है। अब मैंने एकदम कहा यार, मैंने कहा ये, अब मेरे मन में ये भी डर, मैंने कहा यार ये गाँव वाले क्या फोर्सेज का बहुत डर रहता है, कहीं भी फोर्सेज ऑपरेट करती है, और स्वाभाविक प्रक्रिया, जब पुलिस का इतना डर रहता है तो फोर्सेज के तो आप बंदूक है तो वो जान का भय कितने नहीं रहता। तो मैंने कहा यार कभी भी भूल के फायर जब मैं करने को कहूँ तो शुरू में हवा में ही फायर करना है। अब जब आपके पास यदि कोई आपसे 80 मीटर आदमी आगे दौड़ रहा है तो किसी तरीके से, और वो बहुत ज़्यादा फिजिकल फिट होते हैं, हमारे तो जूते बंधे हुए हैं, कीचड़ है, जगह नहीं जानते हैं, हाथ में हथियार है, वो कौन है क्या है हमें पता नहीं, और पीठ दिख रही है तो सिविलियन भी हो सकता है, उनको मारे जाए तो इतना बड़ा ह्यूमन राइट और सारे तो गलत भी है। तो मैंने कहा यार हवा में गोली चलाओ, मैंने कहा इनको बोलो रुक जाए जो जाए। तो मेरे कहने पे मेरे साथ वाले ने एक ने हवा पे फायर करा, हवा में जो फायर खोला, तो मैंने देखा मेरे ऊपर एकदम ऐसा लगा मुझे मेरी तरफ मेरी गोलियां क्यों आ रही है। बेसिकली हुआ क्या, वो जो आगे 7-8 लोग दौड़ रहे थे वो मिलिटेंट थे सारे, बोडो मिलिटेंट, और वो दौड़ते हुए ही राइफल है उनके पास, AK-47 और ये G3 थी, उन्होंने फायर करा। तो एक ट्रेसर राउंड आता है, एक तो होता है मेन राउंड, तो मेन राउंड के पीछे क्या ट्रेसर राउंड भर लिए जाते हैं। वो ट्रेसर राउंड इंडिकेट करते हैं, रोशनी देते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि आपका फायर कहाँ जा रहा है, मतलब सही जगह जा रहा है। तो बेसिकली ट्रेसर राउंड भी भरे हुए थे उन्होंने, तो मेरे को लगा मेरे ही राउंड मेरे पास कैसे आ रहे हैं, पर वो ट्रेसर राउंड थे। और मैंने कहा ये तो मिलिटेंट है, मैंने कहा मारो इनको।
अब वो आगे आगे तो दौड़ते हुए फायर वो कर रहे, पीछे हम फायर कर रहे। अब साहब दौड़ते चले जा रहे और वो 80 से वो, अब उनको भी डर लगने लगा। मतलब हम तो मतलब वो तो आगे हैं, वो रुक के पीछे से ऐसे फायर कर रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है फोर्स तो मतलब अच्छा क्या माइंड सेट है ना क्रिमिनल का, वो हमेशा भागने का रहता है। तो आगे वो थे तो फिर आपके आदमी कहाँ गए जो आगे चल रहे? नहीं वो हम 8 ही रह गए ना, बाकी तो पीछे 12 आदमी तो पीछे ही रह गए, उनको तो पता ही नहीं लगा। तो हम तो 7-8 वो, पर उनके दिमाग में डर रहता है ना मिलिटेंटों के, भागो। वो पिच बैटल आपके साथ नहीं कर सकते। यहाँ पुलिस में अपराधी रहता है, वो लड़ेगा कोई ना, तो भगने के ही चक्कर में रहेगा। तो कानून बहुत मजबूत रहता है ना, कानून इसलिए तो कहता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे रहते हैं और डरता है, मतलब अपराधी डरेगा ही डरेगा। तो साहब उसमें से फिर हम, चूंकि हम तो एडवांटेज में थे, वो मिलिटेंट आगे थे और हम पीछे थे, उनको मुड़ के फिर करना पड़ता। तो एक आध मिलिटेंट गिर गया फायरिंग में, उससे उनका मोरल और हो गया। अब वो रुके हैं, फिर भागे हैं, फिर हम भी पीछे करते रहे। फिर एक जगह खड्डा आया, उसमें उतर के वो चाहते तो हमें मार सकते थे, मतलब यदि वो हॉल्ट कर लेते और हमको एम करके, क्योंकि हम नहीं मार सकते थे, उनको कवर मिल गया था, जबकि हम तो उनके पीछे दौड़ रहे थे। और वो बड़ा खतरनाक काम है। आप सोचो, मतलब आप ऐसे ही दौड़ रहे हो और वो फायर कर रहे हैं, पर वो क्या साहस खो दिए थे मिलिटेंट अपने बोलो। तो हम तो आगे बढ़ते ही चले गए, और वो उन्होंने नाला क्रॉस करा, उस साइड पहुंच गए, तो फिर हमारा डिस्टेंस 40-50 मीटर ही रह गया, उससे भी कम रह गया होगा। इस बीच में एक आध और मर गया। फिर उन्होंने पोजीशन ले ली, तो हम डरे नहीं, पता नहीं अभी साइकोलॉजिकल कुछ डर नहीं लगता था या कुछ था, तो काम खतरनाक। 3 घंटे 4 घंटे की लड़ाई में रनिंग बैटल था, सबको मार दिया। उनको 6 मिलिटेंट थे, 6 की मार दी। हाँ 6 मार दिए। तो उसी में गैलेंट्री मेडल मिला ये। तो इसमें थोड़ा सा एक वो करके बताएं आप कि उल्फा वाले और बोडोलैंड वाले ये दो अलग अलग है ना, और एक ये थे जम्मू कश्मीर के जो ये अलग है, बिल्कुल ये अलग है। तो इसमें से उल्फा के कितने मारे और बोडोलैंड के? उल्फा के मेरे ख्याल से 25-30 मरे होंगे, 25-30 मरे होंगे। फिर जैसे बोडो के तो 6 मरे, कश्मीर में तो बहुत मरे, मतलब ये पंजाब में बहुत मरे। अच्छा, मतलब सिंगल भी मारे, जॉइंट ऑपरेशनों में तो अनगिनत, जिसमें काफी लोग हैं। ये तो मैं जितने एनकाउंटर बता रहा हूँ ऐसे हैं जिसमें हमें सिर्फ 5-6-7 आदमी थे, बाकी तो पता नहीं कितने ही मरे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे। तो कश्मीर में सभी जगह रहा मैंने, नक्सलाइट भी ऑपरेशन भी बहुत करे मैंने। त्रिपुरा में था, त्रिपुरा वॉलंटियर आर्मी थी, वहाँ भी ऑपरेशन करे, मणिपुर में भी करे, इवन यूएन मिशन में भी मैंने मतलब फायर करा, जबकि वहाँ फायर करना अगरतला वाली बॉर्डर पे है। अगरतला वाली हाँ त्रिपुरा में। अच्छा, नक्सलाइट इसमें कहाँ पे रहे आप? मैं झारखंड, वहाँ पर हमने खूब ऑपरेशन, झारखंड बहुत काफी नक्सलाइट थे वहाँ, बहुत फोर्सेस की बहुत कैजुअलिटी करी हुई थी। तो फाइनली मतलब 99 तक मैं फील्ड में ही काम करता रहा। 2000 में मैं यूएन मिशन में कोसोवो में गया, 2000 से 2001 तक मैं कोसोवो में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में रहा। मतलब पोर्ट यूनाइटेड नेशन जो नहीं, है वो ना, किस जगह पे गए थे? कोसोवो यूगोस्लाविया में, जो पहले यूगोस्लाविया था ना, पहले बनाया था हाँ, यूगोस्लाविया से अलग करके। हाँ। तो वहाँ पे पुलिस फोर्स लगाई थी। हाँ कोसोवो। कोसोवो, हाँ। कोसोवो। तो वहाँ पे मैं कोसोवा हर्जेगोविना। हाँ कोसोवो अलग है, फिर बोस्निया हर्जेगोविना हाँ, अलग बोस्निया अलग देश हो गए, बोस्निया हाँ, अलग हो बोस्निया गया, हर्जेगोविना। कोसोवो अलग हो गया, इस तरह से। तो वहाँ रहा, फिर मैं आ गया था राजस्थान, तो जैसलमेर में मैं रहा। फिर तनोट माता इस बटालियन को मैंने 3 साल 2004 से 2007 तक इस बटालियन को कमांड करा। तो हमारे डीआईजी पहले कोटा में एसएसपी रहे हुए थे, राजीव दास मेरे डीआईजी थे, कुछ जानते हो, डीसी से ही रिटायर हुए, या एसपी थे कोटा में। और यूएन मिशन में डीसी जैन थे, वो हमारे साथ रहे, वो भी कोटा में। अभी स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई से वो रिटायर हुए, वो हमारे साथ थे। और फिर मैं 2004 से 7 यहाँ कमांड करा। फिर 2008 से 2010 तक मैंने बंगाल में बॉर्डर पे बटालियन कमांड करी। उसके बाद फिर मैंने त्रिपुरा में जाकर के बटालियन कमांड करी 11।
जगह है जहाँ पे आखिरी गांव में, वहाँ पर आते हैं मोदी जी, अपनी मंत्रिमंडल, उस समय मुख्यमंत्री थे, वो फोटो भी है मेरे पास मोदी जी की। अभी जो बिल्कुल लास्ट में यहाँ रहे आप जम्मू में, तो ये जो लास्ट का जो टेरियर आपका जम्मू में रहा, और जम्मू में मतलब लेटेस्ट जो पहलगाम और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर में अभी भी पूरे देश के लोगों को एक थोड़ी सी वो विभ्रम की स्थिति है कि वो ट्रम्प ने कह दिया कि भाई सीज फायर कर दो, और उसकी वजह से सीज फायर हो गया, और हमारे जो देश के नायक हैं वो ये कहते हैं कि भाई सीज फायर तो हमने अपनी तरफ से कराया है। तो मतलब वास्तविकता क्या है कि लोगों नहीं, को ये सचमुच में मालूम नहीं पड़ता कि गुरुजी देखिए, इसमें क्या है, जो ऑपरेशन सिंदूर जब 22 अप्रैल को हमारी बहनों के, माताओं बहनों के सिंदूर छीन लिया गया, और जिस तरह से धर्म पूछ करके हत्या करी गई, निर्मम हत्या करी गई, वो अपने आप में बहुत जघन्य अपराध था, और लोगों के मन में जो त्रासदी विभाजन की थी वो एकदम जागृत हो गई। और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुनीर ने, आसिफ मुनीर ने जो स्टेटमेंट दिए कि भाई हिंदू है ये इंफीरियर है, मुसलमान तो जब सुपीरियर हैं, हमने इन पर रूल करा हुआ है, और एक जो पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता है कि भाई 20 हिंदुओं पे या 100 हिंदुओं पे एक मुसलमान वारी है, तो ये सारी जब इंसिडेंट को सामूहिक रूप से आप देखें तो मतलब इनटॉलरेबल सी स्थिति थी। तब गवर्नमेंट ने, मतलब आदरणीय मोदी जी ने डिसाइड करा कि भाई एनफ इज एनफ, कोई ना कोई ऐसी जवाब देना बहुत जरूरी है जिससे पाकिस्तान की कॉस्ट बढ़ाई जा सके। अभी तक क्या हो रहा है, एक तरफ कर रहे हैं, मतलब हम तो हैं डिफेंसिव पर, फोर्सेस जनरली क्या डिफेंस का काम कर रही है, भाई आतंकवादी कोई हमला करें हम रोकें। हमारा कभी भी ये नहीं रहा कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह से हम बड़ा एक्शन करें जिससे उनको पता लगे कि कितना कीमती हो चुका है। जब पहले भी गवर्नमेंट ने, जब उड़ी में हमला हुआ और पुलवामा में 40 CRPF के जवान मरे, तब एक बार बालाकोट में स्ट्राइक करी एयरफोर्स के थ्रू, और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि भाई किसने देगा, कौवा भी नहीं मरा, इस तरह के कई भ्रम फैलाने वाली स्थिति हो गई। तो इस बार तो बड़ा जघन्य सा अपराध था, और ये भी सबको बताना था भाई अभी तो निजाम बदल गए हैं और स्थितियाँ चेंज हो गई हैं, ये सारे कार्य नहीं होंगे। सबसे मेन बात है, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य था पाकिस्तान को ये बताना बिना लड़ाई करे हुए कि भाई आप भी इससे मुक्त नहीं हो पाओ, पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं उनको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो आतंकवादी हैं उन्हें तो चुकानी ही पड़ेगी, पर उनके जो आका बैठे हुए हैं, जो मतलब, और कौन है आका, पाकिस्तान आर्मी, सबको पता है, जो एक्टिवली इन्वॉल्व है इसमें, मतलब सब तरह से। नहीं तो कश्मीर में इतने हजारों लाखों हथियार पकड़े जा रहे हैं, पंजाब में इतना ड्रग्स हथियार आ रहा है, पहले इतना आतंकवाद रहा, कहाँ से आ रहे हैं, कोई जमीन कोई ना पैदा कर रही है, अंडर स्टूडी है, पाकिस्तान से ही आ रहे हैं और एक्टिवली आ रहे हैं, वहाँ से इतना फायर करता है जब आतंकवादी भेजता है। और जो अपने विमान को लेकर के कंधार उड़ा के गए, पूरी शरण मिली, जो मसूद अजहर है वो पाकिस्तान में खुलेआम बहावलपुर में उसका वो पूरा कैंप है, लश्कर तोयब का हाफिज सईद आप यूट्यूब में डाल के देखिए, तो मतलब एक्टिवली सपोर्ट है। तो गवर्नमेंट ने इस बार डिसाइड कर लिया था कि पूरा कठोर जवाब दिया जाएगा, और जब मोदी जी ने बिहार में अंग्रेजी में, आप सब नहीं सुना होगा, तब तो बिल्कुल क्लियर था, और फोर्सेज में भी जैसे आम आदमी का खून बिल्कुल उबल रहा था, इसी तरह फोर्सेज का भी पूरा खून खोल रहा था कि हमारी बहनों के, माताओं के सिंदूर छीन लिए गए, और अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। तो हमारी तरफ से पूरी सीमा सुरक्षा बल, क्योंकि देश की पहली सुरक्षा पंक्ति है, लोगों को ये रहता है कि अब BSF कहीं नहीं जाती, BSF तो वहीं रहेगी, लड़ाई हो जाएगी तो आर्मी एडवांस करेगी, पर BSF भी तब भी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी। एक कई बार कहते हैं कि BSF हट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, BSF तो वहीं रहेगी, बल्कि BSF को, जो सीमा सुरक्षा बल को एरियाज दे दिए जाते हैं कि भाई इनको आप डिफेंड करोगे, यहाँ पे आप लड़ोगे, ऐसा रहता है। मतलब सीमा सुरक्षा का बल का काम मतलब अग्रणी काम है। तो
तो सीमा सुरक्षा बल 22 अप्रैल से लगातार ही तैयारियां चलती रहती है, पर 22 अप्रैल के बाद तो जब ये पहलगाम में हुआ हमला, उसके बाद हम पूरी जबरदस्त रूप से तैयारी चल रहे थे। और 6 मई को जब ये गवर्नमेंट ने अटैक करा, मतलब जो इनके आतंकवादियों के कैंप थे पीओके में थे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बहावलपुर और मुरीद के में लश्कर तोयबा का, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का। आज तक किसी भी 71 के वार के बाद पंजाब प्रांत, 4 प्रांत है पाकिस्तान के, खैबर पख्तूनवाला, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। तो पंजाब है वो मेन डोमिनेट करता है पूरे तीनों प्रांतों को, इसीलिए उनके तीनों प्रांतों में अशांति है। तो पंजाब से ही इनकी आर्मी की मैक्सिमम संख्या वहीं से आती है। सारे इनके जो पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े जितने जमींदार हैं, गवर्नमेंट में अधिकारी हैं, सब पंजाब के ही हैं, मिनिस्टर हैं। और इसकी छाती पर हमला करके इसको ये बताना था, और सिर्फ आतंकवादियों के कैंपों में, क्योंकि ओपनली वहाँ पे चल रहे थे। आपको डाल के देखें वहाँ एंटी इंडिया और इस तरह घृणा फैलाने की और द्वेष फैलाने की साजिशें और धमकी देना भारत सरकार को, भारत के लोगों को। एक बात जो है ना वो हमेशा खटकती रहती है, और सारे राजनीतिज्ञों ने भी उठाई उसको, कि ये जो पहलगाम को बिल्कुल खाली क्यों छोड़ दिया गया? नहीं, कोई खाली नहीं छोड़ा गया, खाली नहीं था। फोर्सेस कहाँ नहीं, आज आप ऐसे सोचिए, आम आदमी के मन में ये सब सवाल आते हैं, पर हर इंच पे तो कोई भी गवर्नमेंट आदमी नहीं बिठा सकती। आज अपना कोटा ही है, सपोज करो, अब जैसे आप इस लोकेशन पे कहाँ पुलिस वाला है भाई, आप लोग कहाँ, हर इंच पे कोई ना आप आदमी बिठा दोगे कि यहाँ पर है, और कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं था। थोड़ी और सिक्योरिटी बढ़ाने से भी जो आतंकवाद की जो इंसिडेंट है, लोकल सपोर्ट, हाँ लोकल सपोर्ट है, और कहाँ पे क्या हो जाए, क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं। और उनका मुख्य मुद्दा यही था कि ये सारे पर्यटक खत्म हो जाए, इकोनॉमी डैमेज हो, लोगों में जो विश्वास लौट रहा है कि भाई शांति होनी चाहिए, वो खत्म हो जाए। तो एक्टिवली पाकिस्तान तो इन्वॉल्व है, तो वो तो कहीं भी हो सकता है। मतलब आज आप अपने रेलवे स्टेशन या कहीं भी जाओ, कैसे आप खुद ही ताज्जुब करोगे यार, या कुछ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। इतने आप दिल्ली में ही जाओ, इतने लाखों आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो जान के आते हैं, उन्हें तो मरना ही है। और वो तो जिहादी आ रहे हैं। मैं तो खुद वहाँ पे जम्मू में रह करके आ रहा हूँ, जो टनल से मिलिटेंट आ रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल इतने इंडोक्ट्रिनेट, दिमाग में ये सिखाया जाता है कि भाई तुम जिहाद करो। उधमपुर में 3 मारे गए ना वो आते हैं मरने के लिए, नहीं मरने के लिए है, उन्हें बताइए ये जा रहा है ना, तुम मरोगे तो मार के मरो, मार के क्या मरो, कि तुम्हें जो सपने भाई दिखाए साहब जा के रहे हैं जो पूरे मिलेंगे, भाई साहब का सवाल था वो, और जो तुम सीजफायर जन्नत में जाओगे, और उसकी क्या नाम है, ये अपने अंगूर की वहाँ पे नदियाँ और झीलें होंगी जिसमें तुम तैरोगे, और हूरें होंगी, और ऐसा आनंद मिलेगा जीवन का। तो यहाँ के आनंद को छोड़ के उस आनंद के लिए रवाना हो जाता है। और फिर धर्म, भाई इस्लाम को फैलाओ, इस्लाम को ये करो, तो ये और फिर द्वेष भाव इतना ज्यादा बलवती हो जाता है कि वो उनके दिमाग में और यंग रहता है। और रात दिन जब आपको ये बताया जाएगा कि तू दूसरे लोगों से श्रेष्ठ है, वो कमजोर हैं, ये काफिर हैं, भाई ये सबसे बड़ी बात है, आपके दिमाग में इतना जहर भर दिया जाएगा कि ये काफिर हैं, मूर्ति पूजक हैं, इनको मारोगे तभी तुम जन्नत में जाओगे। तो गवर्नमेंट ने इस बार जो काम करा वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शानदार था। मतलब वो पाकिस्तान की चूल्हे तक गिर गई, और अपन ने उनके आतंकवादी कैंपों पे ही सिर्फ अटैक करा और कहीं नहीं करा, और उन्हें बता भी दिया कि भाई हमने तुम्हारे आतंकवादी कैंपों को ख़त्म कर दिया। और इस बार सबके सामने हुआ। तो जो शहबाज शरीफ है वो उसमें नारा था, कहीं स्विमिंग पूल में उन्हें बताया गया था इधर भी अटैक हो गया, उधर भी, और सबने देखा वो कैंप में वो मसूद अजहर वो रो रहा था कि मैं भी क्यों नहीं मर गया। अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प था? जब उसके पास कोई विकल्प नहीं था तो उसने अपने ऊपर फिर ये मिलिट्री कैंप में, जम्मू में था, मैं 8 तारीख को बॉर्डर पे था, और 8 तारीख को मुझे एकदम पता लगा कि जम्मू एयरपोर्ट पे और ड्रोन से BSF के आर्मी के कैंपों पे मिसाइलें और ड्रोन से अटैक हो रहा है। तो मैं बॉर्डर पे था, रात को ही वहाँ फायर आया, तो हमें वापस आना पड़ा कि पूरी सिक्योरिटी और सब देखनी थी। तो जम्मू पे पूरा बहुत ब्लैक आउट, और मतलब अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। धड़ा में ऐसा लग रहा था जैसे अपन महाभारत और रामायण में देख रहे हैं। और भारत का जो एंटी डिफेंस सिस्टम था वो बहुत जबरदस्त काम करा। 1000 मिसाइलें कम से कम, जैसे भिवानी तक इन्होंने अपनी वो बाबर और कौन सी मिसाइल है वो अपने जो इंटरसेप्ट हुई है, तो हमारे पास जो भी थे आकाश और एंटी
मिसाइल का, वो शानदार काम करे, हमारा नुकसान नहीं हुआ। और 9 तारीख को तो फिर ग्राउंड पे जो लड़ाई हुई, हमारे 2 जवान बहादुर, एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज बिहार का और दीपक कुमार मणिपुर का, वो शहीद हुए और 9 जवान हमारे घायल हुए। उसमें एक सब इंस्पेक्टर है वेद व्यास का, उसकी टांग कट गई, वो हिमाचल का रहने वाला था। उसके बाद हमने पूरी नेशनल मीडिया और सारे लोग आए, सारे दुनिया भर के, हमने पूरी बताया क्या हुआ कैसे हुआ। तो लोगों को ये भी था कि 10 तारीख को क्यों नहीं मतलब बंद कर दिया जो आपने। सीज फायर तो बेसिकली जो हमारा उद्देश्य, कभी गवर्नमेंट का उद्देश्य था, जो मुझे लगता है लड़ाई का कभी था ही नहीं। तो हमने तो आतंकवादी जो हमारे इतना जबरदस्त, जिन्होंने जघन्य घृणित अपराध करा था, उनको दंडित करना था, और सैकड़ों मिलिटेंट मारे गए, तो हमारा अचीव हो गया। और पाकिस्तान में भगदड़ पर जब उन्होंने हमारे कैंपों पे अटैक कर दिया एयरपोर्ट पे, तो फिर हमने इनके नूर एयरबेस और जितनी जगह पे जो इनके डिफेंस, जहाँ जहाँ इनके एयरबेस थे पाक आर्मी के, वो हमने टारगेट करे, तो हिल गए वो। उनको तो कल्पना ही नहीं थी कि यार इस तरह से, और उनकी जितनी मिसाइलें थी सब गिरा दी गई। तो अपने आप घुटनों पे आ गया और उसने कहा कि यार अब तो सीज फायर करो, एकदम रोक दो। और जो परमाणु की कहते थे पाव पाव भर के परमाणु डाल देंगे और ये कर देंगे, वो सब बातों में 1 मिनट में पता पड़ गया था कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ से भी तो कहा ना भाई, हम ठीक है हमारा भी नुकसान होगा, पर तुम तो पूरे ही साफ हो जाओगे। तो गवर्नमेंट का जो अचीव था, मेन एम था अचीव करने का, पब्लिकली सब ये मैसेज देना कि भाई आतंकवाद की कॉस्ट तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य वैसे एक बात बताएं सर आपसे कि युद्ध को मतलब इतना जल्दी समेट करके मोदी जी ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया जी, क्योंकि जितना भी लंबा खींचता ना, वो अपनी तो इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा भाई, इकोनॉमी हमारा को भी उद्देश्य नुकसान मैं बता और रहा हूँ देश ना, भी था बहुत ही नहीं। पीछे। हमारा तो जवाब देना था कि भाई न तो आतंकवादी सेफ है और न तू सेफ है। हाँ, भाई तू आतंकवादी, क्योंकि आतंकवादियों को तो वही ट्रेंड कर रहे हैं। वो जो 100 अपन आतंकवादी के रखते हैं, हो सकता है उसके रिटायर्ड फौजी या सर्विंग फौजी भी उसमें शामिल हो, क्योंकि जब उनके वहाँ पे जनाजे निकले तो आपने देखा होगा सारे उनके पाक आर्मी के लोग सैल्यूट दे रहे थे, शामिल हो रहे थे। तो इसको ये क्लियर दर्शाता है ना कि उनकी सांठ गांठ कितनी जबरदस्त है। तो हमारा उद्देश्य कभी भी मतलब ये करने का नहीं था, मतलब युद्ध करने का हम कभी भी नहीं रहा। और जब वो घुटनों पे आके उसने कहा ये नहीं साहब मैं नहीं करूँगा और बंद कर दो, और उसे पता पड़ गया ये तो अभी आधे आधे डैमेज हुए हैं इसके नूर और जितने एयर फोर्स के इसके अड्डे थे, तो थोड़ी एक दिन में तो पूरे साफ ही हो जाएंगे अपने। वैसे एक बात बताएं, कल टीवी देख अभी आज ही या कल रात को टीवी देख रहा था मैं, वो अमेरिका जाकर के वहाँ का प्रधानमंत्री कह रहा है कि बोले कि पानी की एक बूंद भी अगर भारत ने रोकी तो हम लोग जो है मतलब। अरे साहब ये तो बंदर मुर्गी तो तो लगातार ही दे रहे हैं। अब क्या, पहले भी तो दे रहे थे कि पाव पाव के डाल देंगे। नहीं सर, अब क्या समस्या हो गई? अब समस्या ये हो गई है कि अगर मान लीजिए अब वो उस पानी सिंध का जो पानी रोक लिया है या रोकने वाला है भारत या बांध बनाने वाला है, अब मतलब वो उसके लिए लड़ रहा है कि साहब ये पानी छोड़ो तुम हमारा। वो ऐसे बंदर भाई पानी ये तो गलत डिसीजन थे, नहीं तो अपने वहाँ से नदी निकलती है, हमें क्यों पानी देना पड़ेगा भाई? ये तो हमारे जो अच्छा फिर क्या है कि जैसे अभी जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका ने अब उसको वहाँ बुला लिया और बुला करके और वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के और वहाँ से वो हिंदुस्तान को धमकी दिलवा। देखिए सर, ऐसा है कि जो पाकिस्तान है ना, इसमें हम क्या है कि थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अमेरिका एक ग्लोबल पावर है, अमेरिका को तो अपने इंटरेस्ट देखना है। हम वो भारत पाकिस्तान की दृष्टि से कभी भी नहीं देख रहा। उसको चाइना को भी कंटेन करना है, उसको ईरान भी कंटेन करना है, उसको अफगानिस्तान को भी देखना है। और पाकिस्तान उसके सदे हुए कुत्ते की तरह जिस तरह मिलिटेंट पकड़ पकड़ के उसको देता है और हमेशा से उसके साथ रहा है। प्रोफेशनल नेचर है। हाँ, सोवियत संघ से लड़ाई थे तो वो तो उसके साथ हमेशा तो उसको यूज करता है, यूज एंड थ्रो वाली है। हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। अब ये तो ऐसे ही बकवास करने के आदी हैं। पहले इसका वो मंत्री था पाव पाव भर के डाल देंगे, अभी भी कहते थे आप मिसाइल चला दोगे तो हम आप पे बम डाल देंगे, मस्जिदों में मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी। शहबाज शरीफ की जो भतीजी है वो नवाब
मरियम, वो भी धमकी दे रही थी, बोला कि अजी पर ये तो ग्राउंड पे ही सबने देखा ना, हमने तो उनके ठोके ना सारी हाँ, दुनिया ने लेकिन देखा। जब भतीजियों का क्या मामला है, जब चाचाओं को निपटा दिया गया। नहीं अपन ने तो ग्राउंड पे दिखाया ना भाई, इनके सारे एयरबेस पे अपन ने अटैक करा, इनके छाती पे बहावलपुर, मुर्द के जितनी जगह थी सब जगह आप तो कहाँ कर पाए कुछ भी, और घुटने पे आ गए, कहा सीज फायर करो। तो ये इस तरह से है, तो भारत क्यों मतलब किसी की, और अपन ने हमेशा से अपना ये रहा है थर्ड पार्टी का कोई वो नहीं है, मतलब अपन नहीं उनकी इंटरवेंशन चाहते हैं। हमारे जो सुरक्षा एजेंसी ने बहादुरी से काम किया। सर दोनों महिलाओं को सामने लाया गया, क्यों सर? तो इनका भी कोई विशेष बात थी क्या, कोई मतलब विशेष प्रयोजन था क्या, आगे लाने का? जो जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो ये बोलती थी दोनों महिलाओं को जो प्रेस ब्रीफ करने के लिए, जो दोनों वो तो मैं लाया नेहा भंडारी, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं वो जो एक मुस्लिम, अच्छा, मैं बीएसएफ की भी नेहा भंडारी, वो तो फील्ड में ही रही, वो यही भाई वो तीनों मॉडर्न हाँ, वो तो बहुत बड़ा मैसेज था भाई, मैसेजिंग ही तो सारी चीज है। नारियों का सिंदूर मिटाया गया तो नारियों से ही पिटवाया गया, नारियों ने ही ब्रीफ करा, माँ दुर्गा के रूप में ये है। भाई अपने हिंदुस्तान में माँ दुर्गा क्या है, तो माँ दुर्गा नारी शक्ति का ही तो प्रतीक है। तो अच्छा, ये रिटायर होने के बाद और जो पहले आपकी ये फौजी लाइफ रही है, इसके मतलब फौजी लाइफ इतनी लंबी जीने के बाद अब घर पे आकर कैसा लगता है आपको? अभी तो घर में साइड ही हो रहा है, मकान बंद, ये घर के गृह कार्यों में ही चल रहा है। 17 नहीं चल तो रहे, लेकिन आप लोग उनको मिस करते हैं जो आपके साथी थे, या जो फील्ड में आप घूमते थे, लड़ते थे, झगड़े? जिन बहादुर जवानों के साथ रहे, अभी इतना ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी हमारे इतने जवान इंजर्ड हुए। मैं आपको बताऊंगा, जैसे एक वेद व्यास है सब इंस्पेक्टर, एक बाल कृष्ण था, उसके एक के गोली इधर से इधर निकल गई, जो वेद व्यास था उसकी टांग कट गई। पर जब हम उससे मिले तो कहने लगा सर मैं जल्दी से ठीक होकर के फिर लड़ने जाना चाहता हूँ। वो जो जिसके मुंह से मतलब गले से खाना दे रहे हैं मर रहा है, वो ऐसे तो मतलब आप ये समझिए ना, ऐसे मतलब लोगों से देश चल रहा है, मतलब इतनी बहादुरी से। और सीमा सुरक्षा बल ने इस बार जिस तरह का साहस दिखाया, मतलब पाकिस्तान की आधी पोस्ट जो हमारे जम्मू में थी, मेरे ख्याल से कम 120 होगी, तो 60-70 पोस्टों पे थे तो सिपाही छोड़ के भग गए। इतना जबरदस्त उन्हें उम्मीद नहीं थी, मतलब भारतीय आर्मी से तो वो आशा करते कि ऐसा जवाब मिलेगा, पर सीमा सुरक्षा बल को तो मानते थे नहीं यार, ये तो छोटा मोटा फायर वायर करेंगे। तो 30,000 kg मतलब 30 टन बारूद हमने उनके ऊपर डाला है 1.5 दिन में। तो क्या अभी जैसे ये जो आप बता रहे हैं, तो क्या बीएसएफ की भी अब ट्रेनिंग में कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि उसको भी आर्मी टाइप की आपको फाइट बिल्कुल वैसे करना है? आर्मी पैटर्न पे ही चेंज है, क्योंकि बॉर्डर हमारा जो मेन काम है, वैसे तो बीएसएफ का जो प्राइमरी काम सीमा की रक्षा ही है। और 2 जगह अपनी सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है, या तो भारत पाकिस्तान है या भारत बांग्लादेश है, जो मेजर चैलेंज है। तो वो दोनों की जिम्मेदारी, और भारत पाकिस्तान में 71 में भी सीमा सुरक्षा बल पूरी लड़ी थी। तो सीमा सुरक्षा बल की ट्रेनिंग बिल्कुल आर्मी पैटर्न पे ही है, पर इस तरह की जैसे अपने इलेक्शन ड्यूटी में आती है, दंगे फिसाद में आती है, और कोई एजिटेशन, तो सब और जगह भी काम करती है। जब आप लड़ ही सकते हो तो बाकी काम तो कर ही सकते हो। खुशवंत सिंह गए थे वहाँ पाकिस्तान, तो टिक्का खान से मिले, तो उन्होंने टिक्का खान ने कहा, बोले कि वो सारे बीएसएफ के जवान थे जिनको लुंगी वो बनियान पहना करके बंदूक दे के और बिल्कुल सही है। सीमा सुरक्षा बल की जो 71 वार में भूमिका मतलब बहुत ज्यादा लाइट में नहीं आई है, और मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करना और वहाँ लड़ना एक्टिवली सब जगह पे, मतलब सीमा सुरक्षा बल बहुत बहादुरी से, मतलब लोग बहुत थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब वो आर्मी के साथ ही उसका कर देते हैं, तो सीमा सुरक्षा बल की जो एक आइडेंटिटी है वो उसमें मर्ज हो जाती है। उसने ना टिक्का खान ने खुशवंत सिंह से कहा कि बोले वो जो मुक्ति वाहिनी कोई नहीं थी, बोले वो बंगाली क्या खा के लड़ेंगे साले, बोले वो तुम्हारे सब बीएसएफ के जवान थे जो लुंगी पहन के 500% सही है। तो पाकिस्तान ने इस बार जो आनंद लिया है जो लड़ाई का, वो पूरा का पूरा